नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और आपको हम बता दें कि मीडिया दर्शन पर इसी क्रम में एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ पंचायत में जो भी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी उनसे बातचीत किया जा रहा है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। इसी क्रम में आपको हम बता दें कि आज के इस हमारे वीडियो में स्पेशल गेस्ट हैं करगहर प्रखंड के रामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पूनम सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो रामपुर पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। मैम मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके मन में क्यों ऐसा विचार आया कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, मुखिया बनना चाहिए। मैं रामपुर पंचायत की देख रही हूँ कि बहुत स्थिति खराब है, इसलिए मेरे विचार में आया कि कुछ नया करने के लिए मेरा विचार मेरे मन में आया। इसलिए मैं सोचूं कि पहली बार मुखिया बनकर दिखाएं क्या है जीत बन के। मैम चूंकि आप एक महिला हैं, अगर आपके पंचायत की जनता आपको वोट देकर मुखिया बना देती है अपने पंचायत की, तो आप अपने पंचायत की महिलाओं के लिए क्या कुछ करिएगा। मैं महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगी। मैं उनकी समस्या सुनूंगी, उनकी समाधान करूंगी, उसका समाधान करूंगी। जैसे उन लोगों को जो चीज़ के स्वास्थ्य के बारे में जो तबीयत खराब हो जाता है उसकी व्यवस्था करूंगी। मैम अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आजकल युवाओं की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद युवा को लोग भूल जाते हैं, युवा को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर आप अपने पंचायत से चुनाव जीत जाती हैं, मुखिया बन जाती हैं, तो अपने पंचायत क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या कुछ करिएगा। मैं युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगी। मैं उनके लिए खेल कूद का भी व्यवस्था करूंगी और पढ़ने के लिए कुछ माने व्यवस्था करूंगी, जो ट्यूशन वूशन होता है। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे रामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पूनम सिंह जी से। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्यों चुनाव लड़ रही है, साथ ही साथ अगर चुनाव जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे। हालांकि आपको हम बता दें कि उनका गला थोड़ा सा खराब, इसलिए हम आगे की बातचीत जो करेंगे उन्हीं के पति जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रह के रिटायर हो चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी से और जानेंगे आगे की बातचीत, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं तो अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। सर सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, आप चूंकि एक शिक्षा से जुड़े रहे लंबे समय तक, तो अगर आपकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे सर। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो युवा हैं वही देश की शक्ति हैं और वे इधर उधर भटक रहे हैं। उनके सामने समस्या है कि हम आखिर करें तो क्या करें। आईए बीए एमए करने के बाद भी उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि सही जगह कहाँ है जहाँ जा कर के अपना रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए कुछ कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि पहले तो पढ़ाई के लिए वाईफाई की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से वे अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें, साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी भी तैयारी वे कर सकें। और खेल कूद की भी व्यवस्था करने की बात सोची है, जो कि पिछले कई जो मुखियाएँ हैं या प्रतिनिधि आए हैं वे कभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। गाँव में आज स्थिति यह है, खास करके बिहार में, कि गाँव में खेल कूद मृत प्राय हो गया है। खेल कूद का जो है वो शहरों में लोग आते हैं और अपना कुछ प्रतिभा दिखाते हैं। हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि गांव-गांव में खेल कूद के प्रति जागृति पैदा हो, लड़के खेल कूद से जुड़ें। जैसे मान लीजिए बहुत जगह मैदान भी नहीं है तो वहाँ कबड्डी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इसका बढ़ावा देंगे। और बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जहाँ सरकारी, वहाँ से खेल कूद का या स्टेडियम बनाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि युवाओं पूरे देश में जाकर आगे नाम कर सकें। सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने पंचायत क्षेत्र के लिए अगर चुनाव जीत जाते हैं आपकी पत्नी, तो किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अपना देश जो है इसको कृषि प्रधान देश बोला जाता है, उसके बावजूद भी किसानों को अनदेखा किया जाता है देश में। तो आप अपने पंचायत क्षेत्र में किसानों के लिए आप क्या कुछ करिएगा। देखिए आज सरकार भी जैविक खेती की तरफ किसानों को लाना चाहती है, मोड़ना चाहती है। कृषि वैज्ञानिक भी इसके लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं।
और ये रासायनिक खाद दे कर के इसके चलते कैंसर हो रहा है और तरह के रोग हो रहे हैं। तो जैविक विधि से खेती को बढ़ावा देकर, और हमारे यहाँ विशेष रूप से इस क्षेत्र में सिर्फ धान और गेहूं की खेती को प्राथमिकता है। हम ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसे फसल भी लगाए जाएं जिससे कि इससे ज़्यादा पैसा मिले, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो और जीवन स्तर भी बने। उसके साथ साथ हम डेयरी प्रोजेक्ट लगाने की व्यवस्था यहाँ करेंगे, जिससे कि सभी किसानों के यहाँ गाय 2-4 गाय हों जो दूध ला कर के यहाँ दें और फिर उसको कहीं भेजा जाए या दूध का कोई प्रोडक्ट बनाकर भेजा जाए। उसी तरह से है, बैंक से लोन दिलवा करके बकरी पालन को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिकों को बुलाकर उसका प्रशिक्षण दिलवाएंगे, मशरूम की खेती की तरफ लोगों का ध्यान दिलाएंगे। वह कम पैसे में एक अच्छा आर्थिक साधन बन जाता है। उसी तरह से अन्य सब्जी की खेती, हमारे यहाँ बगल में एक अगड़ेर जगह है जहाँ सब्जी की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन वहाँ सब कीटनाशक और इस तरह की सब्जियां मिलती हैं। हम चाहेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और उस तरह की सब्जियां लोगों तक पहुंचे। यही सब है, वैज्ञानिक को लाकर गांव तक पहुंचाएंगे और फिर वैज्ञानिकों से सलाह ले करके, प्रशिक्षण दिलवा करके और लोगों को खेती की तरफ अग्रसर करेंगे। हाँ सर, अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि अभी जो हमारा देश था अभी हाल फिलहाल के दिनों में कोरोना जैसे भयंकर महामारी से जूझ रहा था, उसके बाद अभी तो खैर ख़त्म हुआ है। तो अगर चुनाव जीत जाते हैं आप लोग, तो अपने पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके कुछ करिएगा ताकि वहाँ की जनता को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो उसके लिए उनको ज़्यादा परेशान न होना पड़े। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, कार्ड जो बन रहा है, बहुत सारे लोग जो अभी भ्रमण हम लोग कर रहे हैं प्रचार के दौरान, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उस कार्ड से वंचित हैं। उसी तरह से उस कार्ड को हम बनवाएंगे। अभी हमने एक घोषणा की है कि अपने पंचायत में सब जगह कि कोई भी महिला अगर पीड़ित है, बच्चा होने वाला है, 12 बजे रात को भी अगर वो हमसे संपर्क करती है, हम लोग अपने पम्पलेट पर एक नंबर दिए हैं, तो हम उसको फ्री सेवा मुहैया कराएंगे। वह 12 बजे रात को भी हमको संपर्क कर सकती है। उसी तरह से हमने बहुत पहले प्रयास करके एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना कराई थी गांव में। उसको बड़े हॉस्पिटल में हम लोग बदलने का एक प्रयास करेंगे और इस तरह का परिकल्पना हमारे मन में है। सर, एक लाइन में अगला सवाल मेरा रहेगा कि नल जल योजना के बारे में आप क्या कहेंगे अपने पंचायत में? क्योंकि नल जल योजना पंचायत स्तर पर काफ़ी ज़्यादा जब से आया है तब से ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुए हैं, कहीं भी मतलब बहुत ऐसा जगह मिला जहाँ पे मतलब कार्य अधूरा रह गया, कहीं फेल हो गया, कहीं फ्लॉप हो गया। तो नल जल योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने इस प्रचार के दौरान जहाँ भी मैं गया अपने पंचायत में, हर जगह नल जल योजना के बारे में लोगों ने बात किया। पूरे पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह ध्वस्त है। कहीं भी पानी चालू नहीं है, कहीं टंकी फटा है, कहीं पाइप फटा है, कहीं टंकी पाइप से जुड़ा नहीं है और कहीं कहीं तो स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं है, एक आध जगह सिर्फ बोरिंग करके छोड़ दिया गया है। तो इस पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान होगा और मैं जीतने के बाद पहला मैं काम करूँगा कि नल जल योजना को सबसे पहले मैं दुरुस्त कराऊंगा। ये और एक और समस्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार हालांकि शराबबंदी की है, लेकिन उसका 2-3 गांवों में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है और युवा जो हैं वह एकदम पूरी तरह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है और यह स्थिति है कि उनके गार्जियन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से पीडीएफ जो कभी हमारे पूर्व जो जिलाधिकारी थे उनके समय में पूरी तरह से एकदम सफाई और ये व्यवस्था थी कहीं रोड पर, लेकिन आज वह फिर पूर्व की स्थिति में हो गया है। तो ये मेरा है पहला कि मैं ये 2 चीज़ को तो मैं प्राथमिकता से लूँगा। सुरक्षा व्यवस्था भी मेरी प्राथमिकता होगी, लेकिन ये 2 चीज़ों पर सबसे पहले मैं ध्यान दूँगा। इसके बाद
बहुत जगह नलियाँ टूटी हैं, जो गली जो बने हैं ढलाई किया गया है वो अधूरे छोड़ दिए गए हैं। ये सब भी दुरुस्त करने के कार्यक्रम में हमारे शामिल हैं, शामिल रहेंगे। और सर अभी मैं आपकी पत्नी का घोषणा पत्र पढ़ रहा था, जिसमें तीसरा नंबर पर जो लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी वंचितों को दिलवाना। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिनको ज़रूरत होती है, जिनको मतलब किस योजना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं बेघर रहते हैं, और बाकी जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो इस योजना का लाभ ले जाते हैं। वो भी कहा जाता है कि जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि होते हैं वो अपना एक कमीशन का रेट जो होता है अपना फिक्स रखते हैं कि आप इतना दे दीजिए, हम आपको डायरेक्ट करा देंगे मुहैया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हम लोग भ्रमण के दौरान बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए हैं, और जो गरीब है उसका घर नहीं बना है। होता क्या है कि लोग कुछ ले करके उसका नाम जोड़ते हैं, जो देने की स्थिति में नहीं है उसका घर आज भी नहीं बना है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर पूर्व की भांति मुखिया आ गए तो आगे भी वे वैसे ही रहेंगे। भ्रमण के दौरान कुछ तो घर ऐसे मिले जिनको कि एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा है, लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। मैं ये सारी चीज़ें देख करके इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं पूरे अपने लगभग 39 साल शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं वनवासी कल्याण केंद्र से भी जुड़ा रहा हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। और उसके माध्यम से मुझे देश के कई जगहों में घूमने को मिला है, जैसे गुजरात इत्यादि जो है ये। तो वहाँ मैंने देखा है कि किस तरह से आदर्श पंचायत बने हुए हैं, गाँव का विकास बहुत अच्छा हुआ है, हर सुविधा वहाँ मौजूद है। और यही सब देखकर मेरे मन में सेवानिवृत्ति के बाद एक विचार आया, और मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया कि क्यों नहीं हम लोग रिटायरमेंट के बाद ये इस सेवा को करें कि अपना जो गांव है, अपना जो पंचायत है, उसको हम लोग समृद्ध बनावें, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनावें, यहाँ का जीवन स्तर उठाने का काम करें। इसी सब बातों को लेकर के मैंने संकल्प लिया है, मैंने नहीं हम दोनों ने, कि हम अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप लोग पावर में आ जाएंगे तो ज़रूरतमंद लोगों से बिना कुछ लिए उसका नाम आवास योजना में मतलब जोड़ देंगे? देखिए, सरकार हमको इतना पेंशन देती है कि हमारा पूर्णतः जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं किसी बड़े शहर में जा कर के रह करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। मैं ये संकल्प लेकर आया हूँ, पैसे का एक नया पैसा हमारे मन में लालच नहीं है, और मैं इसी संकल्प के साथ आया हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, वंचित है, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, पहले मैं उसका काम करूँगा। ये मेरा संकल्प है, सबसे बड़ा संकल्प है। सर आप लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव, तो आप अपने पंचायत क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है, विकास की स्थिति क्या है, अगर इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, नली गली भी बना है, लेकिन बहुत जगह अधूरा है, बहुत जगह छोड़ दिया गया है। और वैसे गाँव में छोड़ा है, मैं 2-3 गाँव का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कुबेर टोला, जैसे बगीचा टोला, वहाँ करहा जाम है और इतनी गंदगी है कि उसी गंदगी में लोग रह रहे हैं। और जो कुछ समृद्ध गांव हैं, गांव में मैं एक गोकुलपुर का नाम लूँगा, जहाँ माने निचले वर्ग के लोग रहते हैं, कहा जाए एक तरह से, जो अति पिछड़े हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। मेरे पंचायत में सबसे अच्छा वही लगा। वहाँ के नौजुवक सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, बात करने में लगता है कि कितना इनमें संस्कार है, उनके माँ बाप इस तरह का संस्कारित किए हैं, है ना। सबसे अच्छा लगा गोकुलपुर, गिरधरपुर, ये 2 गांव जो है। और इधर का जो गांव है, जैसे जिसमें चौधरी लोग रहते हैं, वहाँ सारे लेबर क्लास के लोग रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी है स्वरोजगार की व्यवस्था करना। उनको इस तरह का छोटे छोटे उद्योग वहाँ लगने चाहिए, जो कि वहीं रह करके अपना काम। हमारे यहाँ पलायन भी बहुत होता है, हमारे वो जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ से या लगभग हम हर गांव से लोग जाते हैं दिल्ली और बॉम्बे और या चेन्नई या गुजरात जाते हैं पढ़ने। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि
वे उनका पलायन रुके, लोग अपने गांव पर रहें, अपने घर पर रहें, सुबह शाम अपने बाल बच्चों से मिले और इसके साथ कमाएं भी स्वरोजगार करके। सर अभी आप लेबर क्लास और स्वरोजगार की बात कर रहे थे, और एक योजना है जो कि सरकार की मनरेगा, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें भी पंचायत के प्रतिनिधि जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा घोलमेल करते हैं, जैसे कि अपने परिवार के लोगों का नाम जोड़ देते हैं और उनके नाम पे अटेंडेंस बनाते हैं, और उनका जो पैसा आता है मतलब अपने ही घर में कुछ कमीशन लेकर वो अपना कर लेते हैं। उसमें भी जिसको ज़रूरत है इस योजना की मनरेगा की, उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अपनी पंचायत में अपने भ्रमण के दौरान हम लोगों ने घोषणा किया है कि हम आवास तो देंगे ही, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मिलने वाला है, उसके अलावे 17,000 रुपया मनरेगा के माध्यम से भी उनको देंगे। हम एक पैसा लिए बिना उनका आवास बनाएंगे और मनरेगा से 17,000 रुपया और देंगे। इस तरह का घोषणा हम लोगों ने किया है और ऐसा कर करके दिखाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये धान का सीजन है और MSP किसी को नहीं दिया जाता। लोग समझते हैं कि जो मार्केट रेट है उससे अगर 200 रुपया ज़्यादा मिलता है, मतलब कि अगर 1200 का धान बिक रहा है तो 1400 उनको मिल जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं और इसी का लाभ जो है वह पैक्स अध्यक्ष उठाते हैं। और अब ये बहुत आपको ताजुब होगा सुनकर कि पैक्स अध्यक्ष जो आज उनको खाद देना चाहिए था चारों तरफ घूम करके और धान लेने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वे स्वयं पैक्स अध्यक्ष होते हुए उम्मीदवार हैं। और पिछला ये जो क्राइसिस हुआ था यूरिया का, उसमें किसी को एक बड़ा खाद नहीं दिए हैं और आज भी वे डाई का इतना मारामारी है। दूसरे पैक्स अध्यक्ष जो है खाद लाकर अपने पंचायत में बांट रहे हैं, उसके जगह पर ये जो हैं कहते हैं कि सारे लोग हमारे उधार ले लेते हैं, लोगों पर लांछित करते हैं। हमने तो कहा कि आप एक लिस्ट टांग दीजिए, किस पर आपका बकाया है उसका लिस्ट टांग दीजिए, लेकिन वो एकदम पूरा वह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में, पहला कार्यकाल तो जो था वो किए ही, दूसरे कार्यकाल में एक बोरा खाद किसी को उन्होंने नहीं दिया है। और MSP पर जो धान लेते हैं उसमें वजन भी ज़्यादा लेते हैं, लगभग क्विंटल पर 2.5 किलो से 3 किलो, और पैसा भी 1600-1700 रुपया रेट दे रहे हैं, जबकि इसका MSP का रेट 1944 रुपया है, 1966 रुपया है। तो इस तरह के लोग पंचायत में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि यही दुर्दशा जनता की होगी। सर अभी जो आपकी पत्नी द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें 11 पॉइंट जो कि संकल्प के रूप में लिखा गया है, तो हमारे दर्शकों को शॉर्ट में इन 11 पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता देते। मैंने ये जैसे पहले मैंने अपना पॉइंट रखा है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, मैं यही करने जा रहा हूँ। मैं जीतने के बाद हमारी जो मुखिया हैं वे हर स्कूल में जाएंगी, शिक्षक से निवेदन करेंगी, ये नहीं कि डांट फटकार, नहीं, निवेदन करेंगी और गांव में जाकर गार्जियन से, जो बच्चों के माता और पिता हैं, उनसे कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, भेजिए। और ये दूसरा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जितना भी योजना है, जो भी आता है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि कौन कौन योजनाएं हमारे यहाँ हैं। सभी योजनाओं को अक्षरशः पंचायत में ला करके और उसका लाभ हमें जनता को दिलवाना है, ये मेरा उद्देश्य है। इसके अलावा घर का जो है सबको दिलवाना, खेल कूद को प्राथमिकता देना, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ना। मैंने एक और संकल्प लिया है कि हमारे पंचायत में कोई इंटरमीडिएट कॉलेज तक नहीं है, तो इंटरमीडिएट कॉलेज और कौशल विकास केंद्र की स्थापना करना मेरे संकल्प में भी है और मैं ऐसा करके रहूँगा। मैं शिक्षा से पूरे पिछले 39 साल से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं इसको मेरे मन में ये सपना है कि हमारे पंचायत में एक इस तरह का हो, डिग्री कॉलेज भी हो, ये भी है। तो इस तरह का कुछ मैं करने वाला हूँ और करूँगा ही। उसके साथ साथ नल जल योजना जो पूरी तरह से ध्वस्त है, उसको तो मैं एकदम ठीक कराऊंगा, ये हमारे प्राथमिकता में है। और ये पढ़ाई पर मैं ये जो है पर शिक्षा पर विशेष रूप से, और युवा इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आसान्वित हैं। कई युवाओं का तो मेरे पास फ़ोन आया
कि सर हम लोगों को दिशा निर्देश दीजिए, और फ़ोन से ही मैं उनको दिशा निर्देश देना प्रारंभ भी कर दिया हूँ। तो मैं अपना कार्य प्रारंभ कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जीतने के बाद करेंगे, कुछ कार्य तो प्रारंभ हो गया है। और इस बार मेरा संकल्प है कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो किसानों को एमएसपी का पैसा उनको दिलवा कर रहूँगा, बिना वजन में किसी तरह का हेरा फेरी किए मैं जो एमएसपी का रेट है उसको एकदम दिलवाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। सर अगला सवाल मेरा आपसे बस यही रहेगा कि मटन, मुर्गा और दारू का व्यवस्था कराएं कि नहीं अपने पंचायत में आप लोग? नहीं, ये बात मैं परसों कुबेटोला में घूम रहा था तो एक शराब पिए हुए व्यक्ति हमारे सामने आ गया। मैंने उसको डांटा, और डांटने के बाद मैंने कहा कि तुम हमको वोट दो या न दो, और तुम्हारे जैसे लोग, पहला काम मैं यही करूंगा कि बनते ही पहले तो दारू बंद कराऊंगा, शराबबंदी पूरी तरह। तो ये है बिहार में, मैंने कोई पिएगा नहीं। और इसके बाद आप ये ताजुब करेंगे कि 10 महिला बाहर निकल कर आ गई। जब हमने डांट फटकार किया तो 10 महिला आ गई और हमको कही कि आपके जैसा प्रतिनिधि कोई नहीं आया, लोग दारू शराब पैसा दे दे करके पिलवा रहे हैं और आप हैं जो डांट रहे हैं बिना इस मैंने किए कि वोट हमारा ख़राब हो रहा है। तो मैं ऐसा वोट ख़राब हो या जो हो, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना पसंद करूँगा। तो बिना दारू शराब मटन मुर्गा के चुनाव जीत जाइएगा आप लोग? हमको पूरा उम्मीद है, विशेष रूप से महिलाओं पर और युवाओं पर भी। सभी लोग दारू पीने वाले नहीं हैं, कुछ लोग हैं, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं और भारी लोग भीड़ जुटाकर मेरी बात सुन रहे हैं। इसलिए मेरे पूरा विश्वास है कि मैं ही चुनाव जीत रहा हूँ, हम लोग ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल ये रहेगा कि आप लोग पर वोट का कितना कीमत रखे हैं? बहुत लोगों का अपना अपना कीमत है, आपका कितना है? ये जो लोग रखे होंगे वे जाने, हमने तो कोई कीमत नहीं रखा है। हमने कहा है कि आप बिकिए नहीं, इसका मैं प्रचार जरूर कर रहा हूँ कि आप भाई देखिए, एक दिन वोट देना है, आप इसके लिए बिकिएगा नहीं, और अगर बिकिएगा तो कुछ नहीं पाइएगा, नहीं बिकिएगा तो पूरे 5 साल बहुत कुछ पाइएगा। जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से रामपुर पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रामपुर जनता को ये संदेश दूंगा कि आप वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कीजिए। पूनम सिंह को ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से इनको विजयी कराइए, जिससे कि आपके जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो अभी आप सुन रहे थे रामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पूनम सिंह के हस्बैंड जो कि डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर इनकी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहला जो काम होगा यही होगा कि इनके पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी स्थापना कराना। दूसरा चीज़ इन्होंने ये बताया कि इनके पंचायत में जो कि आदर्श पंचायत, इनके पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलवाना, साथ ही साथ वहाँ पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको थोड़ा सा और मतलब PHC बनवाना, अपग्रेड कराना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके घोषणा पत्र में जो ये था कि बहुत सारे जो भी इनके पंचायत में गांव पड़ते हैं वहाँ पे छात्र छात्राओं को पढ़ने में जो कि ऑनलाइन क्लासेस करने में दिक्कत होती है, तो सभी अपने पंचायत के सभी गांव में वाईफाई लगवाना। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ऐसे ही अगले एपिसोड में किसी अन्य पंचायत के प्रत्याशी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे।